तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। तो आज हम आगे डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। तो कल वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी से लेकर कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तुम किस वे में प्रोबेबिलिटी को देखते हो, उसका मीनिंग क्या था, एक बेसिक मीनिंग हमने देखा था। आज उसको आगे कंटिन्यू करेंगे जो तुम्हारे कोर्स में सीरियसली इंपॉर्टेंट है। उसका नाम है एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी। ओके, तो कोई इस पे कुछ ऐड ऑन करेगा, कुछ भी कमेंट कि एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हाँ भैया, इसमें बेसिकली 3 एक्सियम्स दिए होते हैं। नॉन नेगेटिविटी वाला, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू 1, और वो कि यूनियन समेशन में चेंज हो जाता है अगर वो डिसजॉइंट इवेंट। ओके, सो इससे बेसिक आइडिया किसी ने अभी मेरे को बताया, तो जिसने जो आइडिया दिया वो एकदम ठीक है कि हाँ, प्रोबेबिलिटी को हम एक पर्टिकुलर सेंस में देखेंगे कि हम प्रोबेबिलिटी को डिफाइन तो करेंगे लेकिन उसके कुछ पर्टिकुलर एक्सियोम देंगे। एक्सियोम मींस पर्टिकुलर कंडीशन बोल देता हूँ उसको मैं एकदम सिंपल फॉर्मेट में, कि प्रोबेबिलिटी की कुछ कंडीशन होती है जिनको वो सेटिस्फाई करेगा। अब इसको डिफाइन करने से पहले वापस सेम चीज पढ़ाऊंगा जो यूट्यूब पे तुम 2 से 3 बार मेरे चैनल पे देख चुके हो और किसी ने रेगुलर फॉलो किया हो। फिर से सेम बात पे डिस्कशन करेंगे कि एक्सियोम प्रोबेबिलिटी है, तो इसके ऊपर पहले सबसे पहले सैंपल स्पेस रैंडम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो कल वाली वीडियो से भी तुम लिंक कर सकते हो। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या था कि वो एक्सपेरिमेंट जिसकी आउटकम्स हमें नोन हो लेकिन एक पर्टिकुलर ट्रायल में, पर्टिकुलर परफॉर्मेंस में हमें नहीं पता कि इसकी आउटकम क्या होगी। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया था, सबसे इनिशियल डेफिनेशन में यही बोलते हैं हम। ओके, तो इसका एक सैंपल स्पेस हमें मिलेगा। तो सैंपल स्पेस क्या था, जितनी भी इसकी आउटकम्स थी उनका एक कलेक्शन ऑफ सेट जिसमें सारी हम आउटकम्स नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि भैया ये चीज तो हो गई, तो तुमने एक चीज पढ़ी होगी प्रोबेबिलिटी स्पेस। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस क्या होता है? भैया, ये सेट होता है सैंपल स्पेस, सिग्मा फील्ड और प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ओके, तो प्रोबेबिलिटी स्पेस का मतलब हमें एक स्पेस डिफाइन करना होगा। अगर मैं स्पेस बोलता हूँ तो स्पेस, अगर मैं एकदम जनरल सिनेरियो ले लूँ कि स्पेस की बात कर रहा हूँ, तो स्पेस में तुम अलग अलग प्लैनेट, स्टार्स और काफी चीजें डिफाइन करोगे। ठीक है, उसी सेंस में प्रोबेबिलिटी स्पेस है, तो प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए हम एक स्पेस डिफाइन करेंगे जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी वेल डिफाइंड होगी। ठीक है, तो इसके ऊपर ही बात करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस होता है एस, बी एंड पी। ये एफएमएस में लिख रखा होगा, बहुत प्यार से लिख रखा होगा। तो अगर कोई बोले कि कौन सी बुक फॉलो करनी है, तो इनिशियली एफएमएस पे रहेंगे हम। तुम्हें एफएमएस को फॉलो करते जाना है साथ के साथ। तो कुछ चीजें होंगी जो एफएमएस की मैं मिस आउट कर दूं तो तुम्हें उनको पढ़ना है। कुछ चीजें होंगी जो मैं एड ऑन करके लिख रहा हूँ तो वो भी तुम्हें पढ़ना है। ठीक है, तो ऑब्वियसली मतलब कोई भी कोचिंग हो या फिर कोई भी ऐसे वीडियो लेक्चर हो, वो एकदम 100% नहीं होता है। चाहे तुम उसके लिए फ्री में पढ़ो या कुछ पे करके पढ़ो या बहुत ज्यादा ही पे करके पढ़ो। तो एक टीचर होता है, जो भी टीचर है जो तुम्हें पढ़ा रहा होगा, वो एक रेस्ट्रिक्टेड चीज तुम्हें पढ़ाता है। हमेशा हमेशा कोई भी ऐसा नहीं होता जो तुम्हें बोले 100% पढ़ा रहा हो, 100% कुछ नहीं होता है। तो टेक्निकली यही चीज है कि मैं तुम्हें जो चीज पढ़ाऊंगा वो रफली तुम्हारे कोर्स का 80% होगा। आई एम नॉट श्योर कि मैं तुम्हें 100% पढ़ाऊंगा। कुछ चीजें मैं भी मिस आउट कर चुका हूँ, तो उसके लिए तुम्हें बुक को फॉलो करना बहुत बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम सब डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो एफएमएस फॉलो करनी इनिशियल गोल यही है। ओके, तो मैं बात कर रहा था प्रोबेबिलिटी स्पेस के ऊपर। तो प्रोबेबिलिटी स्पेस में 3 चीजों से मिलके बनता है। तो ऐसा है हमारे पास सैंपल स्पेस। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या होता है ये हमें पता है, हम कल वाली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। ओके, और तुम्हें पता भी है। उसके बाद है बी, बी है सिग्मा फील्ड। ओके, उसके बाद है पी, वो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ओके, तो काफी चीजें हो गई है यहाँ पे। तो सैंपल स्पेस हमें पता है, थोड़ा सा बात करेंगे सिग्मा फील्ड के ऊपर। ठीक है, तो जो भी हम इवेंट्स डिफाइन करते हैं, इवेंट्स जो भी तुम डिफाइन करोगे वो सब इवेंट्स किसी पर्टिकुलर सिग्मा फील्ड से आ रही होंगी, उसके बाद ही हम इनकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर बात करते हैं। क्योंकि एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी है वो कुछ कुछ चीजों के ऊपर डिफाइन हुई है, कुछ कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर वो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तभी वो प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन कर पाएंगे। तो उसके लिए सिग्मा फील्ड बहुत जरूरी है। तो बस इसको समझ लो, जैम में इसके बारे में कुछ नहीं पूछेंगे, सिग्मा फील्ड क्या होती है, क्यों होती है, कैसे होती है। ठीक है, तो जैम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक टॉपिक को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो तुम लोग आईआईटी जाने वाले हो तो ऑब्वियसली तुम्हें वहां पे प्रॉपर प्रोबेबिलिटी के ऊपर कोर्स मिलेगा, जहाँ पे शायद तुम 2 महीने सिग्मा फील्ड ही पढ़ रहे होंगे। तो इसको थोड़ा बेसिक आइडिया समझो, मैं जो पढ़ाऊंगा वो रफली 5% ही होगा। तुम जाके प्रॉपर प्रोफेसर से पढ़ोगे तो वो तुमको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और ऑब्वियसली वो पढ़ाएंगे तो वो भी रेस्ट्रिक्टेड पढ़ाएंगे, तुम्हें बुक फॉलो करनी पड़ेगी वहां पे भी। ठीक है, तो सिग्मा फील्ड देख लेते हैं। तो मैंने बोला बी, सिग्मा फील्ड एक बेसिकली क्या होता है, सबसेट होता है सैंपल स्पेस का। ठीक है, सो इट इज ए
सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जब हमारे पास फाई और एस होता है, ये दोनों बी के अंदर बिलोंग करने चाहिए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो इसकी होती है वो है कि अगर तुम्हारा कोई इवेंट ए बी के अंदर बिलोंग किया तो उसका ए कॉम्प्लीमेंट अगर तुम देखोगे तो वो भी बी के अंदर आना चाहिए। ओके, इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर तुम्हारे पास कोई इवेंट ए और बी अगर दोनों बी के अंदर आ रही है तो उनका यूनियन अगर तुम लोगे ए यूनियन बी तो वो भी बी के अंदर आना चाहिए। तो ये तीन प्रॉपर्टीज अगर कोई भी मेरा सबसेट डिफाइन करेगा सैंपल स्पेस के लिए तो उसको हम सिग्मा फील्ड बोल देते हैं कि बी इज ए सिग्मा फील्ड, ए वैलिड सिग्मा फील्ड। ठीक है, तो मैंने सिर्फ सिग्मा फील्ड इतना पढ़ाया, बाकी जब तुम एनालिटिक्स में प्रॉपर कोर्स करोगे तो वहां पे इसके बहुत आगे आगे एडवांस वर्जन आ जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना रखना है। किसी को डाउट इसमें कुछ? नहीं भैया। नो सर। तो हम जो भी इवेंट लेते हैं उनको हम एक सिग्मा फील्ड का पार्ट लेते हैं, वहां से हम उठाते हैं। ठीक है, अब उसको उठाने के लिए अगर मैं तुमको सिंपल सी बात बोलूं कि तुम्हें इसको ऑब्जर्व करना है कि हुआ क्या है, कैसे हुआ है, तो थोड़ा सा ये सेकंड पॉइंट देखो, शायद ये इजीली समझ आएगा। तो तुम जब भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते थे तो तुम लिखते थे प्रोबेबिलिटी ए इज नथिंग 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो अगर तुम्हारे पास ए डिफाइंड है और अगर ए कॉम्प्लीमेंट डिफाइंड ही नहीं है तो ये प्रोबेबिलिटी डिफाइंड ही नहीं होगी, तो तुम ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर ही नहीं पाओगे। तो एकदम सिंपल मीनिंग में तुम इसको ऐसे देख सकते हो कि हाँ, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो बैकग्राउंड में चल रही होती है। हाँ, लेकिन पेपर में तुम्हें सोल्व करना है तो वहां पे रिक्वायरमेंट नहीं। भैया हाँ, वो सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस होता है ना जो हाँ, ये बेसिकली हाँ, तो इसके जितने भी सबसेट बनेंगे, सॉरी आई मिस आउट विद दिस पॉइंट, थैंक यू। तो इसीलिए इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ओके, सो इसके जो सबसेट होंगे, सो बेसिकली तुम्हारे पास एक पावर सेट बनेगा। पावर सेट में हम क्या लिखते हैं, जितने भी एस के सबसेट होंगे उनका एक सेट बना दो, वो एक पावर सेट बन जाएगा। ठीक है, अब इस पावर सेट के सबसेट होते हैं ये, तो एस काट के इसको पावर सेट ऑफ एस लिखेंगे। ठीक है, तो किसने भी अभी मेरे को याद दिलाया, थैंक यू। ओके, ठीक है, तो ऐसे बीच बीच में मैं कभी कभी कुछ मिस आउट भी कर सकता हूँ, तो तुम्हारा काम है उसको करेक्ट करना। ठीक है, क्योंकि तुम सुन रहे हो, तुम्हें भी थोड़ा दिमाग लगाना। ओके, तो अब इसमें किसी को कोई डाउट कि पावर सेट क्या होता है, ये तो पता होगा। पावर सेट बेसिकली एक बड़ा सेट होता है कि किसी भी सेट के जितने भी सबसेट बने उन सबको भी एक सेट में लिख दो, तो वो हमारा पावर सेट होता है। ठीक है, तो एक सेट अगर मेरे पास उसके अंदर n एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में 2n एलिमेंट होंगे। तो जो पावर सेट बनेगा उसके अंदर इतने सबसेट होंगे, और इसका भी अगर मैं सबसेट उठाऊंगा जो मेरे पास सिग्मा फील्ड बनेगा, वो 2n इतने सबसेट्स बनेंगे, उनमें से कुछ पर्टिकुलर सबसेट होंगे जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो पीछे बैकग्राउंड में कुछ ऐसा कुछ चल रहा होगा, लेकिन इसको तुम अगर मिस आउट भी कर दोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जो तुम एग्जाम में पेपर में जो भी क्वेश्चन करने वाले हो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? ना भैया। नो सर। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं सीधा पी फंक्शन के ऊपर। जो हमारे पास एस था, बी था और पी था, तो हमने एस और बी देख लिया कि ये क्या हो रहे थे। अब बात करेंगे पी के ऊपर। सो पी बेसिकली हमारा एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ठीक है, तो अगर ये फंक्शन है तो इसके लिए भी तुम्हें एक डोमेन डिफाइन करनी होगी और एक तुम्हें रेंज डिफाइन करनी होगी। तो इसका डोमेन और रेंज क्या होता है, सोच के बताओ। डोमेन तो वही भैया सिग्मा फील्ड हो जाएगा और रेंज 0 to 1। ठीक है, तो एकदम सही को बोला जिसने भी बोला। तो डोमेन क्या होगी हमारे पास, मतलब प्रॉपर क्या हो रहा होगा, एक सिग्मा फील्ड थी बी जहां से हमारे पास इवेंट्स उठ उठ के आ रही होंगी, तभी तुम उसके ऊपर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो। किसी ने फिर से चैट में लिखा 0 to 1। ओके, तो हमारे पास सिग्मा फील्ड जो था वहां से इवेंट्स आ रहे थे, जो मैंने डिफाइन किया कि ए अगर बी में बिलोंग करेगा तो ए कॉम्प्लीमेंट भी बी में बिलोंग करेगा। तो इस रेस्पेक्ट में देखो तो हमारे पास कुछ इवेंट्स है जो बी के अंदर है, उनके लिए हम प्रोबेबिलिटी डिफाइन कर रहे हैं। तो बी के तुम कोई भी इवेंट लेके आओगे उसके रेस्पेक्ट में प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आएगी। तो ये जो फंक्शन था प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसकी डोमेन हो जाएगी और सिग्मा फील्ड, और रेंज हो जाएगी 0 से लेके 1। ठीक है, इतनी चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं थोड़ा सा और, तो एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी पे आ जाते हैं। सो एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी, ओके, सो ये प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ डिस्कशन है कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर तुम क्या क्या कंडीशन लगाओ कि वो फंक्शन जो हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनाया है वो एक्सोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए।
तो इसमें कुछ एक्सियोम्स थे। जो सबसे पहला एक्सियोम है वो होता है कि नॉन नेगेटिविटी। सो नॉन नेगेटिविटी का मतलब हो गया कि तुम्हारा पास जो भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन बन के आया था वो फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। इट कांट बी लाइक लेस देन 0। किसी चीज के चांस नेगेटिव हो, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ठीक है, मैं बोलूँ कि मेरे पास 2 चॉकलेट थी, बताओ कि मेरे पास चॉकलेट 5 हो गई, तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी 0 होगी मैक्सिमम या फिर मिनिमम। तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव किसी भी सेंस में नहीं होगी। प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमेशा एक नॉन नेगेटिव फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये हो गया एक्सियोम ऑफ नॉन नेगेटिविटी। तो कोई भी इवेंट ए लोगे तुम सिग्मा फील्ड से, तो वहां पे तुम्हारे पास जो पी ऑफ ए आएगा दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद इसको ये भी लिख सकते हो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू सिग्मा फील्ड, क्योंकि सिग्मा फील्ड के रेस्पेक्ट में ही हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट आता है जो बोलता है एक्सियोम ऑफ यूनिट नॉर्म, दैट इज नॉर्म। ओके, सो एक्सियोम ऑफ यूनिट नॉर्म, इसका मतलब क्या है कि अगर तुम पूरा सैंपल स्पेस उठा लो और उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर हम मतलब टोटल सैंपल स्पेस लेंगे तो ऑब्वियसली तुम जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके अंदर सैंपल स्पेस का कोई ना कोई पॉइंट तो पक्का ही आएगा। तो अगर मैं बोलूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग ए पार्ट ऑफ द सैंपल स्पेस, दैट विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट जो है वो हमें बोलता है एक्सियोम ऑफ काउंटेबल एडिटिविटीज। सो एक्सियोम ऑफ काउंटेबल एडिटिव। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारी इवेंट है A1 सोन A2 कुछ कुछ बहुत सारी सी इवेंट है मेरे पास, और ये सारी इवेंट अगर मैं बोल दे रहा हूँ डिसजॉइंट है, तो अगर बहुत सारी इवेंट है जो डिसजॉइंट है, तो उस केस में अगर तुम देखोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन फ्रॉम आई रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी, कितने भी इवेंट हो सकते हैं, वो हो जाएगा समेशन आई रनिंग फ्रॉम लाइक 1 टू इंफिनिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ AI। कि अगर सारी इवेंट तुम्हारी डिसजॉइंट है तो यूनियन की प्रोबेबिलिटीज अगर तुम देखोगे तो काउंटेबली तुम उनको एडिटिव फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हमारी इवेंट्स काउंटेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि अनकाउंटेबल इवेंट हो गए। तो उस केस में तुम काउंट नहीं कर पा रहे तो हो सकता है तुम किस केस मिस आउट कर दोगे। तुम्हारा आई रनिंग कर रहा है ना जो 1 से लेके इंफिनिटी, तो बेसिकली काउंटिंग नंबर्स है लाइक 1 2, जितने भी नेचुरल नंबर है उनको हम काउंटिंग नंबर फॉर्मेट पे पढ़ते हैं। तो काउंटिंग नंबर की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए यहाँ पे, तभी तुम एक्सियोम ऑफ काउंटिंग एडिटिविटी डाल सकते हो कि तुम्हारे सारे इवेंट डिसजॉइंट है, तुम्हें उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी लिखनी थी, तो इंडिविजुअल्स लिखो, उनको सम कर दो। समझ में आया? हाँ भैया। ठीक है, तो ये कुछ था केसेस जो हम एक्सियोम्स हम पढ़ते हैं एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी के अंदर। तुम्हें बस ये 3 एक्सियोम याद रखने हैं, तो यहाँ से ही तुम्हारा कोर्स रेगुलर वे में जाएगा कि जो भी हम प्रोबेबिलिटी में देखेंगे उसके लिए तुम्हें इन तीनों चीजों को ध्यान में रखना है और इनके रेस्पेक्ट में ही चीजें डिफाइन करनी है। ठीक है, तो अब तुम एक छोटी सी चीज प्रूव करो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इन नल सेट दैट विल बी इक्वल टू 0। जो हमने 3 एक्सियोम पढ़े हैं उनके बेसिस पे ही इसको तुम प्रूव कर सकते हो। जैम में प्रूव करना नहीं आएगा, लेकिन इसके बारे में थोड़ा देख लो, क्योंकि एक्सियोमेटिक प्रोबेबिलिटी जहां से स्टार्ट हुई है वो कुछ ऐसे ही स्टार्ट हुई थी। मतलब अपनी अपनी अप्रोच बताओ कि तुम किस वे में इसको सोच सकते हो। भैया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई यूनियन एस ये निकालेंगे तो क्योंकि दोनों डिसजॉइंट हैं फाई और एस, तो अलग अलग समेशन में लिख लेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इक्वल्स टू 1 जो सेकंड एक्सियम है यूज कर लेंगे। ठीक है, मैं बोलूँ कि तुम्हें वो भी प्रूव करना है तो चलो चलो ठीक है, जो तुमने बोला ठीक है, चलो इसके ऊपर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, एक और तरीका हम देख लेते हैं। तो अभी हमने थर्ड एक्सियोम पढ़ा था, वो क्या बोल रहा था, अगर हम बहुत सारे इवेंट लें
और उनको अगर काउंटेबली उनको एडिटिव कर पा रहे हैं तो हम एक प्रोबेबिलिटी फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुम ले लो, मेरे पास कोई इवेंट था A1 और एक इवेंट है A2, कुछ कितने भी इवेंट है, बहुत सारे इवेंट है, तो जाहिर है, और हर इवेंट 5 के बराबर है, ये भी 5, ये भी 5 एंड सो ऑन, सारे 5 है। ठीक है, जनरल सेटअप मैंने कुछ ऐसा बोला कि n इवेंट लिया या फिर और भी ज्यादा इवेंट लिए, सच दैट उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब सब डिसजॉइंट सेट है और सब कुछ कुछ ऐसा कैसा है। तो अगर तुम इसमें देखोगे P ऑफ A1 या फिर सीधा सेट थ्योरी में चले जाते हैं, A1 इंटरसेक्शन A2 देखोगे तो वो भी 5 आएगा, क्योंकि इसमें भी कोई एलिमेंट है, इसमें भी कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इनके बीच में इंडिविजुअली भी किसी के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी दैट यूनियन I रनिंग फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी AI, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनाइटली इनको सम कर सकते हैं क्योंकि सारे डिसजॉइंट सेट हैं, क्योंकि सबके बीच में कॉमन भी 5 है। ओके, so that will be equal to summation I running from 1 to infinity probability of AI। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाला चीज क्या बनेगा, यूनियन, जब यूनियन देखेंगे तो वो भी 5 बनेगा, तो probability of 5 that will be equal to probability of 5 plus probability of 5 plus so on probability of 5। ठीक है, ये रनिंग फॉर्मेट में बहुत सारे इवेंट है, बहुत सारे इवेंट है। तो अब यहाँ से अगर तुम इस इक्वेशन के सॉल्यूशन देखोगे तो तुम्हारे पास सॉल्यूशन जो आएंगे P ऑफ 5 की वैल्यू वो या तो 0 हो सकती है, ओके, और अगर ये भी माइनस इन्फिनिटी है और ये भी माइनस इन्फिनिटी, इन सबका समेशन की सारी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी, तो उस केस में माइनस इन्फिनिटी हो सकता था, और थर्ड केस क्या बनेगा, सब इन्फिनिटी, सो इन्फिनिटी। ठीक है, तो P ऑफ 5 की पॉसिबल वैल्यूज इस सॉल्यूशन से कुछ ये आ गई है, बट वी नो जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन था P डॉट, ये एक फाइनाइट फंक्शन, फाइनाइट वैल्यूड फंक्शन, क्योंकि इसकी वैल्यू जो हमने देखी थी वो क्या था, जब तुमने डोमेन देखी थी वो सिग्मा फील्ड था। ठीक है, तो मैं इसको B बोल देता हूँ। उसके बाद इसकी रेंज थी, वो जा रही थी 0 से लेके 1 तक। ठीक है, तो ये फाइनाइट वैल्यूज लेगा, इससे इनफाइनाइट वैल्यूज लेने का कोई चांस था नहीं, तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, P ऑफ 5 दैट इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने P ऑफ 5 को प्रूव कर दिया है। अब तुम सीधा लिख सकते हो कि अगर मैं P ऑफ 5 0 बोल दे रहा हूँ तो P ऑफ 5 यूनियन S जो होगा वो बन जाएगा P ऑफ 5 प्लस P ऑफ S दैट विल बी इक्वल टू P ऑफ S। अब तुम्हें यहाँ से निकल के आ रहा है कि ये वैल्यू तो 0 है, तो P ऑफ S इक्वल टू P ऑफ S। सो टेक्निकली इसका कुछ मीनिंग निकला नहीं, तो टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1 होगा, क्योंकि इसका टोटल यूनियन टोटल सैंपल स्पेस ही आ रहा है। ठीक है, तो P ऑफ 5 इक्वल टू 0, इसका प्रूव थोड़ा देखना है तुमको, क्योंकि अगर तुम आगे IIT में आ रहे हो तो तुम्हें ये चीज प्रूव करने के लिए दी जा सकती है। ठीक है, तो जो रूल्स हम पढ़ते हैं उनके रेस्पेक्ट में ही हम चीजों को डिफाइन करते हैं और उनके रेस्पेक्ट में हम चीजों को प्रूव करते हैं। ठीक है, ये था एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी के बारे में बेसिक आइडिया। अब आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो है इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट्स। ओके, तो इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है? एक इवेंट के होने या ना होने से दूसरे इवेंट पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, उन इवेंट्स में इंडिपेंडेंट इवेंट्स कहते हैं। ठीक है, सो बेसिकली जिसने भी अभी डेफिनेशन बताई सही है। Excuse me, sir. हेलो, Sir, can we say that phi is a complement of sample space? व्हाट यू सेड? Sir, can we say that phi is a complement of sample space? Yeah, phi is this complement of sample space. Sir, then we can prove it now. Phi, the probability of phi is equal to 1 minus PS probability of S. Okay, phi equal to 1 minus PS. Then you are going to say that P of phi that will be equal to 1 probability of S is equal to 1. Then we can prove it. Yes. ठीक है, तो तुम इसको ऐसे भी प्रूव कर सकते हो, लेकिन हाँ ये चीजें हमें वेल नोन है, लेकिन जब तुम्हें एक्चुअली प्रूव करना होगा तो वो शायद 5 नंबर में आएगा, 5 मार्क्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो हम रिजल्ट्स का यूज करेंगे लेकिन उसको एक जनरल फॉर्मेट पे लेके जाते हैं। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा तरीके होते हैं किसी भी चीज को प्रूव करने के। ठीक है, मतलब एक चीज होती है कि तुम्हें किसी चीज को प्रूव करना है तो वो हर चीज के लिए प्रूव होना चाहिए, लेकिन किसी चीज को अगर गलत प्रूव करना है तो तुम एक तरीका निकाल दो, हाँ भैया गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, हाँ फॉर्मेट ठीक है, तुम किसी भी एग्जाम का यूज करके प्रूव कर रहे हो,
लेकिन वो एकदम जनरल सिनेरियो था। ठीक है, मतलब बेसिकली वो तुम्हारे ना जैम के कोर्स में था, वो तुम्हें कहीं पे भी यूज नहीं हुआ अगर तुम जैम कोर्स के लिए पढ़ रहे हो तो। ठीक है, लेकिन Okay, sir. उसका तुम यूज कर सकते हो एक जनरल सिनेरियो पे जब बात करते हैं तब, कि जनरली हम चीजों को प्रूव करते हैं तो हम जनरल सिनेरियो लेंगे कि A1 A2 ऐसे हमारे पास कुछ इवेंट थे जिनके बेसिस पे मैंने कुछ डिफाइन किया। जैसे इंडिपेंडेंस के बाद में एक प्रॉब्लम पूछूंगा तुमसे कि बताओ कोई इवेंट ए, क्या इवेंट ए खुद से इंडिपेंडेंट होती है? इज ए इंडिपेंडेंट ऑफ ए? तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो तुम्हें देखने को मिल सकते हैं, तो उनके लिए तुम्हें एकदम बेसिक डेफिनेशन से जाना होगा। ठीक है, तो ये भी Yes, ठीक sir. है, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये गलत है, ये भी ठीक है। ठीक है, चलो मैं इंडिपेंडेंस के ऊपर आ गया था। तो इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट क्या होती है, किसी ने अभी बताया कि भैया एक इवेंट के होने से दूसरे इवेंट पे फर्क ना पड़े, उसको इंडिपेंडेंस इवेंट होता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि तुम्हारे पास कुछ ऐसे इवेंट हैं कि तुम्हारे पास कुछ म्यूचुअली एग्जॉस्टिव केस है, एक्सक्लूसिव ले लेते हैं, एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड से इंडिपेंडेंट, कि कुछ मैं इवेंट बता रहा हूँ कि जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है और आपस में इंडिपेंडेंट भी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बारे में। तो शायद पिछली क्लास में भी हम देखे थे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब था कि जिन इवेंट्स के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। तो हमने देखा कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B जो होगा वो फाई हो जाएगा या फिर 0 हो जाएगा, क्योंकि उनके बीच में कुछ कॉमन है नहीं। ठीक है, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या था, P ऑफ A यूनियन B अगर मैं देखूंगा तो वो 1 हो जाता था। अब इंडिपेंडेंस है हमारा मेन टॉपिक जहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले एक और कॉन्सेप्ट में देखूंगा कि इंडिपेंडेंस से पहले फॉर्मेट होता है जिसमें हम चीजें डिफाइन करते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, जो कि हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हेलो, कोई कुछ बोलेगा? दो पॉइंट्स होते हैं, किसी एक के अगर हो जाने पे दूसरे के अगर होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, सो बेसिकली देखा जाए तो अगर मैं देखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो यहाँ पे भी हम बोल सकते हैं कि तुमने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को करने से हम एक सैंपल स्पेस निकल के आया, इस सैंपल स्पेस के होने के बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि तुम्हारे पास कोई एक्सपेरिमेंट हुआ, उस एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में तुम्हारे पास बी कोई इवेंट हुआ। अब बी इवेंट होने के बाद ये पूछ रहे कि भैया ए हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ कि एक्सपेरिमेंट था, एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, एक्सीडेंट हुआ तो कुछ लोग इंजरी में गए, कुछ लोग बच गए। अब बोल रहे कि इंजरी होने के बाद बचेगा या नहीं बचेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो ये है कुछ स्टेप बाय स्टेप अगर मैं देखूं तो एक स्टेप ना होके 2 स्टेप में चीजें हो रही होंगी। ठीक है, तो अगर मैं पहले देख रहा था कि कितने लोग इंजरी में गए, तो उसके लिए मेरे पास जो टोटल सेट था वो सैंपल स्पेस था, कि सैंपल स्पेस में इतने लोग थे, उसमें से इतने लोग इंजरी में गए, तो हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे थे। अब है कि ये बताओ कि इंजर्ड तो हो गए हैं लोग, अब इंजर्ड लोगों में से कितने लोग हील हो गए उसकी प्रोबेबिलिटी। तो पहले अगर सैंपल स्पेस ये था तो इतने लोग इंजर हो गए हैं मान लो, इनमें से फिर देखा कि भाई इतने लोग हील हो गए, बाकी लोग मर गए बेचारे, या कुछ लोग कोमा में चले गए, कुछ भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। बहुत गंदा सा एग्जाम्पल है, दो काम कर जाएगा। ये मेरे पास ए था कि जितने भी लोग थे जो इंजर हुए थे उनमें से कितने लोग बचे हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे चल रहा होगा। सो बेसिकली तुम्हारा जो सैंपल स्पेस है वो ही चेंज हो गया होगा अगर उसको एकदम प्रॉपर फॉर्मेट पे देखा जाए तो। चलो इसके ऊपर ही बात कर देते हैं थोड़ा सा। तो आया हमारे पास सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को कैसे लिखते हो, बताओ फॉर्मूला। सबसे बेसिक फॉर्मूला जो तुमने पढ़ा होगा किसी भी इवेंट की favorable outcomes number of favorable outcomes upon number of total outcomes. ठीक है, तो अभी N किस अपन कि एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, टोटल सैंपल स्पेस के पॉइंट। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा केस नहीं बनेगा कि मेरे पास सैंपल स्पेस कुछ यहाँ पे था। ठीक है, इस सैंपल स्पेस में इवेंट ए कहीं पे हुआ, इस इवेंट के अंदर जो पॉइंट्स थे उनको हमने बोला एन ऑफ ए, और जो टोटल पॉइंट थे मेरे पास यहाँ पे उन सबको बोल देते हैं एन ऑफ एस। कुछ चीजें ऐसे डिफाइन हुई थी हमारे पास। तुमने बोला कि इसकी प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे लिख देंगे, तो क्या ये पॉइंट वो पॉइंट नहीं है जो ए और एस दोनों में कॉमन है? है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि भैया ये पॉइंट है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन एस। ठीक है, नीचे हमने इसको डिवाइड किया एन ऑफ एस से।
जो यहाँ पे गिवन ही था। अब मैं अगर बोलूँ कि तुम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को एक सेम नंबर एन ऑफ एस से डिवाइड कर दो, इसको भी मैं डिवाइड कर देता हूँ एन ऑफ एस से, तो मेरे पास क्या आ गया ये सॉर्ट आउट होके, ऊपर वाला पोर्शन देखो तो ये क्या है, ये चीज नहीं दिख रही, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन एस डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, अगर कैंसिल आउट नहीं करते हैं तो क्या ये सही बात है जो अभी मैंने लिखी है? हाँ भैया। ठीक है, तो वही केस यहाँ पे हो रहा है कि अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देख रहा था तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास कुछ नहीं था, वो था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन सैंपल स्पेस। अब यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन द इवेंट बी, so that will be equal to probability of a intersection b divided by probability of b। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूँ तो कुछ नहीं है, a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय n ऑफ s टोटली डिवाइडेड बाय n ऑफ व्हाट इज दिस थिंग b डिवाइडेड बाय n ऑफ s। नाउ अगर तुम इसको कैंसिल आउट करोगे तो निकल के क्या आ गया, n ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय n ऑफ b। अगर इस चीज को मैं कंपेयर करूं ऊपर वाली गिवन चीज से जो हमने यहाँ पे लिखी है, जिसको मैंने कुछ ऐसे एक्सपेंड करके लिखा था, सिर्फ इतना पोर्शन, तो वो था कि ए होने की प्रोबेबिलिटी जब सैंपल स्पेस हुआ था, ये हो गई ए होने की प्रोबेबिलिटी जब बी हुआ था। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बेसिक आइडिया यही होता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में तुम्हारा सैंपल स्पेस बदला जाता है और कुछ नहीं। ठीक है, तो कैसे हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सैंपल स्पेस से रिलेट कर सकते हैं, उसका क्या बेसिक मीनिंग होता है, आई होप समझ में आया होगा। किसी को कोई डाउट यहाँ तक? नो भैया। ओके, तो कोई भी चैट में लिख रहा है तो भाई तुम देखो लिख दोगे और शायद मैं देख नहीं पाऊंगा क्योंकि पॉपअप होके नहीं आती है, बस वो स्क्रीन पे लिखा जाता है देयर इज वन चैट। ओके, तुम लोग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं भी तो पढ़ाते टाइम स्टार्टिंग में गलती किया था, जब मैं गलती कर रहा हूँ और मैं यूट्यूब पे डालूंगा, सामने कोई बच्चा देखेगा, वो जज भी करेगा यार भैया तो गलत पढ़ा रहे, स्टिल बच्चे देखेंगे, तो ऑब्वियसली इतना नहीं सोचना होता। जब मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तब शायद मैं सोचता था, लेकिन अब नहीं सोचता। अगर मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो अगर तुम सीरियसली पढ़ रहे हो तो तुम गलती पहचान जाओगे। जैसे अभी मैंने कुछ पढ़ाया था और किसी ने शायद गलती कैच की थी, तो क्या हुआ, उससे सबकी हेल्प हो गई। तो वीडियो में भी अगर हम कुछ गलत डाल भी देंगे तो कोई ना कोई तो कमेंट करेगा ही, तो कमेंट करेगा तो नीचे हम उसको पिन कर देंगे, दैट्स इट। तो लाइफ बहुत सिंपल होती है, सीखने के लिए तुम कितना गलत हो सकते हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो मैं क्या बता रहा था तुम्हें, इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, तो अब तुम्हें कुछ ऐसे निकल के आ गया, इसको आगे थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। तो मैं लिखूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, तो इसको हमने देख लिया, ये होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे ही मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए, सो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, अब इन दोनों से अगर मैं एक चीज देखना चाहूं तो मेरे को निकल के आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज नथिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ बी multiplied by probability of A intersection B, A given B, sorry, or this can be written from this formula that this will be nothing probability of A into probability of B given। क्या दोनों चीजें ठीक है? यस। ठीक है, तो इनको हम कैसे देख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है, जब मैं लिखता हूं A इंटरसेक्शन B तो उसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट थिंग? दोनों इवेंट्स में जो कॉमन हो वो कॉमन है। सो बेसिकली इसका मतलब हो गया A एंड B, कि A भी है और वो B भी है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि मेरे को गोली लगी और मैं मर गया, कि कुछ ऐसा केस था कि कुछ लोग हैं गोली लगी है बहुत सारे लोगों को, अब कुछ लोग सरवाइव कर गए और मैं दुबला पतला आदमी, मैं मर गया। ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ होगा कि एक साथ दोनों चीज नहीं हुई होंगी। तुम देखोगे कि ए एंड बी, ए मीन्स गोली लगना, बी मीन्स मर जाना, तो ए एंड बी का ये मतलब नहीं है कि दोनों साथ हुआ, कि पहले कुछ ना कुछ हुआ होगा उसके बाद दूसरा इवेंट हुआ होगा। तो इसमें दो तरीके हो सकते थे। अब ये एग्जांपल अच्छा फिट इन वेल नहीं करेगा, हो सकता था कि जब गोलियां चल रही थी उस टाइम पे ही मेरे को हार्ट अटैक आ गया, कि मैं डर गया कि भाई साहब बहुत गोलियां चल रही है, मैं जा रहा हूँ बाय टाटा। तो हो सकता था पहले मैं मर गया, माई डेथ, उसके बाद मेरी डेड बॉडी पड़ी है, उसके ऊपर भी किसी ने आके गोली मार दी कि ले बेटा। तो वहां पे क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बुलेट गिवन आई वाज डेड। तो एक तरीका तो ये था कि मेरे साथ दोनों काम हुए, कि प्रोबेबिलिटी कि मैं मर भी गया और बुलेट भी लगा मेरे को।
दूसरा क्या हो सकता था कि पहले मेरे को बुलेट लगा, उसके बाद में मरा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ fired by a bullet, probability of being dead given that you shot by the bullet. So this is again the probability of bullet given death or intersection death. ये चीज समझ में आई? यस भैया। तो हमारे पास जब भी वो लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, कि इन दो इवेंट्स के एक साथ होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस एक साथ का मतलब यही होता है कि पहले कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी हुई होगी, कोई भी कोई पर्टिकुलर इवेंट हुआ होगा, उसके रेस्पेक्ट में फिर दूसरे इवेंट में कुछ हुआ होगा। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा केस आ जाता है। तो हमेशा मैंने और लिखा है यहाँ पे, तो तुम्हारे पास ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों साथ हो रहे होंगे। इसमें भी केस है कि या तो तुम्हारी पहले गोली लगी होगी या पहले तुम मर गए होंगे। ठीक है, इसको रिलेट कर पाए रियल लाइफ से, मेरे को मार के? हाँ भैया। ठीक है, मजा आया कि हाँ भैया निकल लिए, वाह। ठीक है, तो हम कुछ ऐसी इन चीजों को रिलेट कर सकते हैं कि हुआ क्या था, बेसिक मीनिंग क्या था। ठीक है, तो ये हमारे पास था कि इंटरसेक्शन को तुम कैसे देख सकते हो। अब बात ये है कि हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देखी और हम देख रहे थे इंडिपेंडेंस ऑफ इवेंट। ओके, तो अगर मेरे पास कुछ इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो अगर मैं बात करूं कि भैया देखो मेरे को गोली लगे या ना लगे, मैं तो मर जाऊंगा। गोली नहीं लगेगी तो भी मरूंगा, गोली लगेगी तो भी मरूंगा। तो टेक्निकली मेरे मर जाना गोली लगने पे तो डिपेंड कर ही नहीं रहा, तो मैं तो मर ही जाऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ डी गिवन बी, या probability of my death given that I was shot by the bullet, so that will be nothing probability of death, कि मैं तो निकल लिया। तो ऐसे केस में तुम्हारे पास क्या हुआ है कि मैं इंडिपेंडेंट हो गई मेरी डेथ बुलेट लगने से। तो इसका मतलब यही है, जब तुम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जब तुम देखते हो, वो आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट होती है कि अगर कुछ इवेंट इंडिपेंडेंट है तो कुछ ऐसे होंगे, उसके पास ये कंडीशन होगी। समझ में आया? यस भैया। ठीक है, अब जो मैंने अभी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम दिया था शायद तुमको, मैंने क्या दिया था, ये वाला बताओ मेरे को कि क्या कोई इवेंट खुद से इंडिपेंडेंट होती है? नो सर, नहीं होगी। कैसे? Because probability of A intersection A equals to probability of A into A लिखेंगे, we know that A intersection A is A, तो इसका मतलब यूं आ जाएगा probability of A equals to probability of A into probability of A, which is not possible. ये कुछ 16 होके ऐसे आ गया, इसको इधर ले आएंगे, P of A minus P of A dot P of A, that will be 0, so you can write P of A and we have 1 minus P of A, that will be 0। इसके आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर 0 हो या 1 हो तब हो सकता। ओके, सो टेक्निकली हम ऐसा निकल के आ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मेरे पास 0 होगी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मेरे पास 1 होगी, ये दो केस निकल के आए। तो क्या मैं बोल लूं कि इसका मतलब है कि ए इवेंट फाई है और इसका बोलूं कि ए इवेंट सैंपल स्पेस है? क्या बोल सकता हूं मैं ऐसे? हाँ भैया। ओके, Yes तो sir, बोल बेसिकली सकते हैं। ठीक है, तो उस वाले प्रॉब्लम में तुमने जो बोला वो ठीक है। उसके बाद उसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि एक इवेंट ए खुद से इंडिपेंडेंट है, तो बताओ ए इवेंट कौन सा होगा? ए इवेंट इक्वल टू 5, ए इवेंट इक्वल टू सैंपल स्पेस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी ए इक्वल टू 5 और एस डी अपने को नहीं पता, मुझे नहीं पता। बाय। तो अब बताओ फोर्थ ऑप्शन किसको अच्छा लग रहा है? हेलो, इसके बारे में देखो, थोड़ा सा सोच के देखो कि किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 या फिर किसी पर्टिकुलर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो उस इवेंट में जो एलिमेंट होंगे वो पाई होंगे या फिर वो नल सेट होगा या सैंपल स्पेस होगा, इसकी कितनी वैलिडिटी है? हेलो, हाय। भैया क्या बताना है इसमें? क्या बता, हाँ फोर्थ ऑप्शन चूज करो। अपने को नहीं पता, देखो सी। ओके, किसी ने सी बोला। ठीक है, देखो इसको थोड़ा सा सोच के देखते हैं।
तो हमें बात करनी है जो ए इवेंट है वो है क्या। तो तुमने अभी देखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं बोलूं कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 है तो उस इवेंट के अंदर कितने पॉइंट होंगे, उसके अंदर पूरा सैंपल स्पेस होगा या उस इवेंट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर सबसे पहले ये वाला केस लेते हैं तो मैंने कोई सैंपल स्पेस कुछ भी ले लो, क्या सैंपल स्पेस लूं मैं, ए इवेंट मेरे पास था, हाँ ए इवेंट में ले लेता हूँ। ए के अंदर कुछ नंबर है -1 -2, ओके। सैंपल स्पेस था कि डाइस को रोल किया तो 1 2 3 4 5 6। सो इस एक्सपेरिमेंट के रेस्पेक्ट में व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? 0। 0, ओके। सो ये टेक्निकली ये प्रोबेबिलिटी 0 आ गई। बट ये ए जो इवेंट था या फिर ए जो भी सेट था वो 5 तो नहीं, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और देखूं कि ए में मैंने बोला कि मेरे पास नंबर थे, कोई भी नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? तो उस केस में फिर से तुम्हारे पास इसमें से कोई ना कोई एलिमेंट तो आएगा ही निकल के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मेरे पास 1 हो जाएगी कि ए होगा ही होगा, कि इसमें से जो भी एलिमेंट आएगा वो ए में तो होगा ही होगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, ठीक है। तो इस केस में फिर से तुम्हारा जो एस तो नहीं आया। सो बेसिकली ये चीज जो थी हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 0 या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 1, वहां से तुम ए के बारे में नहीं बता सकते कि वो सेट क्या होगा, उस सेट या फिर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, बस ये बता सकते, ठीक है। सो बेसिकली ये एक आइडिया था, थोड़ा सा बेसिक सा था, हाँ मतलब इसमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन हाँ अगेन इसके बारे में थोड़ा सा और सोचोगे तो तुम्हें एक चीज और निकल के आएगी कि जो हम ए यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो बी का पार्ट ही नहीं है, वो बी में है ही नहीं। तो टेक्निकली अगर तुम सिग्मा फील्ड का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ोगे तो तुम इन कॉन्सेप्ट्स पे आओगे कि भैया देखो कुछ ऐसा हो रहा होगा तो हम ए और ए के बारे में कुछ बता ही नहीं पाएंगे। लेकिन अगर हमें ये पता है कि प्रोबेबिलिटी जो फंक्शन था वो हमेशा सिग्मा फील्ड के ऊपर ही डिफाइन होता है, तो जो ए इवेंट थी हम उसकी ही प्रोबेबिलिटी निकाल पाएंगे जो पार्ट होगा सिग्मा फील्ड का। क्या चीज समझ में आई? हाँ हाँ सर। तो ए सिग्मा फील्ड का पार्ट है ही नहीं, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक डिस्कशन कि हाँ ऐसा हो सकता था कि जो तुम्हारा सेट था उसमें 5 की जगह और भी एलिमेंट्स हो, कि वो नल सेट नहीं हो, उसके अलावा उसमें कुछ एलिमेंट्स हो, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी रेस्पेक्ट में कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स आइडिया था जिसको हमने देखा, ओके। इसके बाद शायद हमारे पास अगला टॉपिक कौन सा है, शायद बेस थ्योरम होगा मोस्ट प्रोबेबली, नहीं बेस से पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम क्या होती है? टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है बताओ? किसी इवेंट के होने का प्रोबेबिलिटी जब अलग अलग इवेंट हो चुके हों। हाँ ठीक है, तो अज्यूम करो, सॉरी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं आज, ओके नो प्रॉब्लम। तो मैं क्या बोल रहा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी तुम किसी पर्टिकुलर इवेंट की निकालोगे, ठीक है। अब इवेंट को बोल सकता हूँ कि तुम्हारे पास जैसे मेरा यूट्यूब चैनल हो गया, ठीक है, एनपीटीएल के वीडियो लेक्चर हो गए, और भी कोई वीडियो लेक्चर हो गए, किसी वो प्रोफेसर के, किसी टीचर के, किसी फ्रेंड के, बहुत सारे चैनल हमारे पास यूट्यूब से, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, ये तुम्हारा मेन गोल है कि तुम्हें पढ़ना है, चाहे कोई भी पढ़ाए, मैं पढ़ा हूँ, ये पढ़ाए, कोई भी और पढ़ाए, तुम्हारा गोल है सिर्फ पढ़ना। तो तुम्हारा इवेंट है कि हमें पढ़ना है। अब तुम पढ़ने के लिए क्या करोगे, तो कोई ना कोई बच्चा होगा, मान लो किसी एक पर्टिकुलर बच्चे के पास एक वो गोल है कि भैया एक काम करूंगा मैं, या तो आपके चैनल से पढ़ूंगा या फिर एनपीटीएल वाले से या फिर किसी और चैनल से। मैं मिक्सअप नहीं करूंगा चीजें कि आप एक पर्टिकुलर चीज को अलग फॉर्मेट पे पढ़ा रहे हो, दूसरा बंदा अलग तरीके से पढ़ा रहा है, तब मैं मिक्सअप नहीं करना चाहता। तो सबसे पहले वो बंदा क्या करेगा, यहाँ पे तुम में से कोई खड़ा है, तो जैसे अभी जो वीडियो में उन लोगों ने चूज किया है कि वो लोग मेरे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये लोग क्या किया, ये बंदा पहले आया कि भैया आपके चैनल पे आया हूँ, उसके बाद मैं एग्जाम का प्रिपेयर करूंगा। या फिर इसके पास दूसरा ऑप्शन था कि ये चला जाए एनपीटीएल के ऊपर और फिर एनपीटीएल के लेक्चर देख के फिर ये प्रिपेयर करे एग्जाम के लिए। या फिर यही बंदा और किसी चैनल पे गया, फिर प्रिपेयर किया, फिर किया, फिर किया। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस इवेंट का हो जाना कि तुम्हारे पास पढ़ लो तुम, उसके लिए बहुत सारे केस बन गए कि या तो तुम
आए स्टैटिस्टिका हब पे, उसके बाद तुमने पढ़ाई स्टार्ट की, स्टडी गिवन स्टैटिस्टिका हब। तुमने पहले चूज किया कि मैं चला गया एनपीटीएल पे, उसके बाद तुमने पढ़ना स्टार्ट किया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडी दैट यू आर गोइंग टू एनपीटीएल कोर्स। ओके, टेक्निकली तुम एनपीटीएल पे जाओगे तो वहां पे बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है, उनको तुम फॉलो कर सकते हो, लेकिन उनको तब फॉलो करना जब तुम्हारे पास सीरियसली टाइम हो, तुम पढ़ाई को टाइम देना चाहो तो। क्योंकि उस 1 घंटे के लेक्चर को पढ़ने के लिए तुम्हें खुद से किसी बुक से बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है मैं एक लेक्चर में 4 कॉन्सेप्ट एक साथ लेके आ गया, एक साथ ही कवर अप करवा दिया, उसमें तुम्हें एक कॉन्सेप्ट 1 घंटे के लेक्चर में मिलेगा। तो जो प्रोफेसर है वो हाईली एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको पता है कि क्या कैसे पढ़ाना है। हाँ, कभी कभी तुम्हें बोरिंग फील हो सकता है कि भैया ये तो बोरिंग हो रहा है, क्योंकि वो तो रेगुलर पढ़ा रहे हैं, वो बीच में बात नहीं कर रहे, इंटरेक्शन नहीं कर रहे, वो सीधा पढ़ा रहे हैं। तो उनको पढ़ने के लिए तुम्हें सेल्फ मोटिवेटेड होना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत एफर्ट मांगते हैं। ठीक है, तो तुम हो सकता है एनपीटीएल पे जाओ और फिर तुम पढ़ो, मेन गोल है कि तुम पढ़ लो। तो अगर मैं बोलूंगी प्रोबेबिलिटी ऑफ तुम्हारी स्टडी क्या होगी, तो ये हो सकता था कि तुमने पहले कुछ ऐसे रहा होगा कि कंप्लीटली तुम्हारे पास चैनल पे गए स्टैटिस्टिका हब पे, उसके बाद तुम गए दूसरे पे एनपीटीएल पे, और टेक्निकली इस पे जाके तुम पढ़ लिए या फिर इस पे जाके तुम पढ़ लिए। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडी होगा वो हो सकता था प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिका हब। सबसे पहले तुमने स्टैटिस्टिका हब को चूज किया, गिवन मल्टीप्लाइड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडी गिवन दैट स्टैटिस्टिका हब। क्योंकि ऑब्वियसली कोई बच्चा शायद पिछली वीडियो पे आया था, आज नहीं आया, हो सकता है कोई आगे वाली वीडियो पे आ रहा है, उससे अगले पे नहीं आए, तो पॉसिबल चांस है कि तुम चैनल पे आ रहे हो उसके बाद तुम पढ़ ही नहीं रहे, वो अलग बात है। तो पढ़ने की प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे लिखी जाएगी, ये है तुम्हारा केस 1। अब तुम्हारे पास दूसरा केस भी है, तो सेकंड केस में हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीटीएल डॉट प्रोबेबिलिटी दैट यू आर स्टडीइंग गिवन दैट यू हैव गॉन टू एनपीटीएल वीडियोस। तो ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। समझ में आया? हाँ भैया। देखो, जब तक इन चीजों को रिलेट नहीं कर पाओगे तो शायद तुम रटने में लगे रहोगे कि हुआ क्या था, कैसे क्यों हुआ था, ये फॉर्मूला ऐसा क्यों था। थोड़ा सा इनको देखोगे तो एक्सपेंड होकर चीजें सोल्व हो जाती है। तो यहाँ पे इसी एग्जांपल को ले लेता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडी हमारे पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग टू स्टैटिस्टिका हब डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडीइंग गिवन दैट यू आर एट स्टैटिस्टिका हब प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एनपीटीएल वीडियोस डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडीइंग गिवन दैट यू आर एट एनपीटीएल वीडियोस। ओके, अब जो पीछे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं उसको एक्सपेंड कर दो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिका हब डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टडीइंग एंड स्टैटिस्टिका हब गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैटिस्टिका हब plus probability of NPTEL dot probability of NPTEL and study given that probability of NPTEL। ये कैंसिल हुआ, ये और ये भी कैंसिल हुआ। तो अब तुम्हारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ S क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ S and स्टैटिस्टिका हब प्लस प्रोबेबिलिटी दैट NPTEL and S। ठीक है, तो यहाँ पे तुम एक चीज देख लो कि हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर S की, कोई इवेंट एस था, उसकी प्रोबेबिलिटी एक इंटरसेक्शन के फॉर्मेट में उनको सम कर रहे हैं। तो इसमें थोड़ा सा और अगर तुम विजुलाइज करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि जो सैंपल स्पेस था, मतलब सॉरी जो इवेंट्स थे स्टैटिस्टिका हब और जो एनपीटीएल था, ये दोनों डिसजॉइंट सेट है। क्या इसको रिलेट कर पाए कि डिसजॉइंट सेट है? क्योंकि ऑब्वियसली मेरी कोई भी वीडियो एनपीटीएल पे तो नहीं होगी और ना ही एनपीटीएल की कोई भी वीडियो मेरे चैनल पे होगी। तो टेक्निकली ये दो इवेंट्स हैं, इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। तो बेसिकली तुम्हारे पास अगर मैं पढ़ने के दो ही ऑप्शन दूं तुमको कि बेटा या तो तुम इधर से पढ़ोगे या फिर तुम एनपीटीएल से पढ़ोगे, थर्ड ऑप्शन कुछ है ही नहीं। तो बेसिकली तुम्हारे पास जो पर्टिकुलर सैंपल स्पेस था उसके लिए तुम्हारे पास क्या आ गया कि हमारे पास एक पार्टीशन आ गया, जो पिछली वीडियो मैंने बताया था कि अगर इवेंट्स हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्लस एग्जॉस्टिव होते हैं कि दोनों में कुछ कॉमन नहीं और सबका यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस बन जाए। तो उस केस में हमारे पास जब पार्टीशन बन गया है, जब पार्टीशन है दोनों ऐसे इवेंट्स हैं, तो तुम्हारे पास पढ़ने का कुछ ये चांस था कि या तो तुम चैनल पे आए उसके बाद तुम पढ़ लिए, या तुम एनपीटीएल पे गए फिर तुम पढ़ लिए। और ऐसे भी बच्चे होंगे जो चैनल पे आए फिर भी नहीं पढ़े। तो मैं ले लेता हूँ कि अगर कुछ ऐसा हमारे पास सेट था, तो एनपीटीएल पे अगर इतनी सारी वीडियो है और मेरे पास कुछ थोड़ी सी वीडियो है और यहाँ पे अगर कुछ इतने बच्चे आ रहे हैं, तो शायद कुछ सेट ऐसा रहा होगा कि मेरे चैनल पे आने वाला बच्चा फिर भी नहीं पढ़ रहा हो। ठीक है, तो मेरे पास आके पढ़ने वाले बहुत कम होंगे, एनपीटीएल पे बहुत ज्यादा होंगे, बट हाँ पढ़ने वाले यहीं पे होंगे। ठीक है, समझ में आया कि हुआ क्या है हमारे साथ?
मतलब हमारे साथ इस इवेंट के साथ क्या हुआ है। हेलो, ठीक है, किसी Yes, को sir. कोई यहाँ तक कुछ भी डाउट अभी तक जो भी हमने कवर अप किया? No, sir. ओके, तो अब इसको एकदम जनरल फॉर्मेट पे लेके आते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है क्या। सो मैं लिखूं टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, तो वो हमें बोलती है कि तुम्हारे पास कोई सैंपल स्पेस S था और उसके लिए तुम्हारे पास A1 A2 सो ऑन कुछ इवेंट्स हैं जो पार्टीशन है उसकी। सो दीज आर द पार्टीशन। A एंड B ले लेता हूं मैं यहाँ पे। अब मेरे पास कोई भी इवेंट A है जो यहाँ पे सैंपल स्पेस में होनी है, तो इवेंट A है वो एक ऐसे कॉम्बिनेशन में ही बन सकती थी कि मेरे पास पार्टीशन बनाया मैंने पूरे सैंपल स्पेस का 1 2 3 एंड सो ऑन जितने भी बन सकते थे। वो इवेंट कुछ ऐसे हो सकती थी कि हो सकता था स्टार्टिंग 3 में है, इनमें कुछ है ही नहीं, तो इनका इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। 5 की प्रोबेबिलिटी 0 है, या फिर बहुत बड़ी भी हो सकती थी, हर एक का हिस्सा हो। सो टेक्निकली ये होता है समेशन फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ I यू हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन AI। इसको मैं लिखूं तो ये हो गया समेशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n एंड यू आर हैविंग P ऑफ AI डॉट P ऑफ A गिवन AI। ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम होती है। समझ में आया कि मैंने इसको ऐसे कैसे लिखा? हाँ, sir. ठीक है, तो एकदम इजी सा है, जो भी हम एकदम बेसिक फॉर्मेट पे समझ सकते हैं वहां से हम समझेंगे और उसको फिर जनरल पॉइंट पे लेके जाएंगे। तो ये था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। ओके, और शायद इंडिपेंडेंस वाला जब हम देख रहे थे तो उसके लिए तुम नोट डाउन करके एक चीज लिख सकते हो कि तुम्हारे पास A और B दो इवेंट है, तो इसके रेस्पेक्ट में A कॉम्प्लीमेंट बनेगा, इसके रेस्पेक्ट में B कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाना स्टार्ट करो, तो कॉम्बिनेशन AB बना दिया तुमने, एक बना दिया AB कॉम्प्लीमेंट, एक बना दिया A कॉम्प्लीमेंट B, और एक और ले लो A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। तो इनमें से अगर तुम प्रूव कर दी कि कोई भी एक पेयर, इफ एनी वन पेयर is independent, then all the remaining pairs will be independent। इसको नोट डाउन करके लिख लो, कहीं ना कहीं पे यूज हो जाएगा, क्योंकि वहां पे तुम्हें प्रूव करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो प्रूव ना करना, बस अगर ये प्रॉपर्टी याद है कि कोई भी एक पेयर इंडिपेंडेंट है तो बाकी सब भी इंडिपेंडेंट होंगे, इसका बस यूज कर लेना डायरेक्टली उठा के। ठीक है, ठीक है भैया। ओके, तो ये कुछ था टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के ऊपर, एंड आई होप so that is fine। ओके, तो किसी को अभी तक कोई डाउट जो भी हमने अभी पढ़ा या फिर कल वाली क्लास में? आई थिंक मैं आज आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, आगे की क्लास अगले वीकेंड पे होगी। तो किसी को अभी तक कोई भी डाउट आज वाली क्लास में या पिछली क्लास में? No, sir. पिछली क्लास में वो फ्रैक्शन वाला कैसे आप ले रहे थे ये नहीं समझ आया। अच्छा, उसके तुम्हें बार बार केस बनाने पड़ेंगे, उसके बहुत सारे केस बनेंगे। तो मैंने कौन कौन से केस लिखे थे वो बताओ पहले तो। क्वेश्चन क्या था हमारा, मेरे को याद नहीं है बेसिकली। कोई क्वेश्चन की स्टेटमेंट बताओ मेरे को। 1 से 30 के बीच में कोई भी हमको 3 रैंडम नंबर चूज करने थे और वो जीपी बनाए और उनका कॉमन रेशियो 1 ना हो। ओके, तो कॉमन रेशियो 1 ना हो, तो ठीक है, तुमने जीपी बनाना स्टार्ट किया तो शायद मैंने केस लिखे होंगे। कॉमन रेशियो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, एंड आई थिंक हाँ 5 तक ही हो रहे थे अगर इंटीजर में ले रहा था मैं। फिर शायद मैंने लिखा था 3/2। फिर अगला मैंने कौन सा लिखा था? यहाँ तक ही किया था। ठीक है, तो इसके कितने केस बने थे? 7 7। इसके कितने बने थे? 3 3। इसके कितने बने थे? और 5 वाला भी 1। अच्छा, इसका 1 बना था, इसका 1 बना था, ये भी शायद नोट डाउन किए थे। इसके कितने बने थे? भैया उसका शायद 3 बना हाँ हाँ हाँ, 3 बने थे। ठीक है, तो 3 में जो सबसे पहला था, 3 में जो सबसे पहला था वो मेरे को बताना। 4 6 9। ठीक है, 4 6 9। ओके फाइन, तो इससे ही स्टार्ट करो। जब तुम आगे अटक गए कि आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, तो इससे ही स्टार्ट करो जो इसका सबसे पहला होगा। ठीक है, तो 4 को उठा लो। तो अगर मैं 4 को ही उठाता हूँ तो आगे कोई कॉम्बिनेशन बनेगा? तो अगर मैं 4 से उठाऊं तो 4 बहुत सारे केस से बनाने पड़ेंगे शायद। तो अगर मैं ले शायद 10, शायद 15,
ये देखना ये कुछ सेट बन रहा है क्या प्रॉपर, जिनमें कॉमन रेशियो सेम आना चाहिए। 15/10 दैट विल बी इक्वल टू 10/4। क्या ये वैलिड है? नहीं भैया, 5 नहीं है। ओके, तो और कोई केस लेके देखो। तो इसके केस बनाने पड़ेंगे यार, मुझे भी देखना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं केस बनाना। तो सबसे पहले हमने केस लिया 4/10। ओके ओके, शायद 5/2 एंड वी आर हैविंग 15/10। अगर मैं इसको ही 5/10 इंटू 5/2, ये क्या बनेगा? 25, सॉरी दैट इज 25। अब बन रहा है, देखो अब बनेगा। अगर तुम देखोगे 25/10 दैट विल बी इक्वल टू 10/4। अब तो बन पाया ना शायद। हाँ ठीक है, तो शायद इससे अलावा इधर केस नहीं बनेंगे 4 के साथ का, क्योंकि यहाँ पे 25 आ गया है। इससे आगे तुम जो भी लोगे तो बहुत आगे चला जाएगा, इंटीजर नहीं जम पाएगा। तो 4 वाला केस खत्म हो गया। उसके बाद इसमें ही पिछला सेट क्या बना था? ये हमेशा आपस में एक दूसरे से लिंक होंगे, ये याद रखना। तो इसमें कॉमन रेशियो मेरे पास आया, कितना आया? 5/2। तो इसका एक केस बन गया। इसका पहला एलिमेंट क्या था अगले सेट का? 8 12 8 12। ठीक है ठीक है ठीक है, 8 से स्टार्ट करो। तो 8 से शायद हमारे पास आखिरी एलिमेंट क्या आया था इधर 8 के साथ? 18। ठीक है, तो शायद तुम 8 से स्टार्ट करोगे तो कॉम्बिनेशन शायद 8 किस किस से डिवाइड होता है? 2 से 4 से। तो ये 2 और 4 से डिवाइड हो रहा है, तो शायद एक केस तो हम ले चुके हैं। 2 वाला कितने वाला केस ले लिया है? 2/2। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि इससे और केस बनेंगे, नहीं बनेगा शायद इससे। 9 से लेके स्टार्ट करो कि 9 से अगर मैं केस लूँ तो 9 12 16 एक बन रहा। हाँ ठीक है, 9 12 16। इसका कॉमन रेशियो क्या आया अपने पास? 1/3। 9 12 16 का कितना आया? 12/9 कितना हो गया? 4/3 आया। ठीक है, तो इससे कोई और सेट बन रहा है? 9 के साथ तो बन लिया, 10 के साथ शायद बनेगा नहीं, 11 के साथ भी नहीं बनेगा, डिविजिबल नहीं है। ओके, देखो इसका कॉमन है, बहुत इजी है सोल्व करना। तुमने एक सेट निकाला। अब 9 से अगर आगे वाले नंबर काउंट करोगे तो 3 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल है? 12 है डिविजिबल, 18 डिविजिबल, 21 डिविजिबल, 24 और 27। तो ये सब तो हटा दो, यहाँ से स्टार्ट होगा ही नहीं केस अपना। स्टार्टिंग के ये 2 और बचे हैं, इनसे देखो। तो 12 को अगर मैं डिवाइड करूं या फिर जितने से भी डिविजिबल है उनके केस बनाओ, तो शायद इसमें नहीं बनेगा और केस। नहीं, इसमें नहीं बनेगा, सिर्फ एक ही केस बनेगा। ठीक है, तो अगला और सेट निकालो। 9 से कोई और सेट बनेगा क्या जिसका रेशियो कुछ और हो? क्योंकि ये रेशियो तो नहीं बन एक पाएगा। निकाले थे हम 9 15 और 25। ओके, अगेन एक और केस मिल गया अपने को। 9 15 और अगला क्या बोले तुम? 25। ठीक है, अब देखो आखिरी नंबर 25 आ गया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अब तुम रुक जाओगे, इससे आगे सेट में नंबर नहीं मिलेंगे। इसका कॉमन रेशियो शायद 5/3। 5/3। ओके, तो एक और मिल गया, एक यहाँ पे मिला था। ओके, उसके आगे 12 आगे 18 10 पे शायद नहीं मिलेगा, नहीं 10 पे नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 10 2 और 5 से डिविजिबल था। ओके, 11 तो डिविजिबल है ही नहीं, 11 भी छोड़ दो। 12 3 से 6 से डिविजिबल था, तो वो भी शायद 2 से भी था। बना था भैया। 12 भी शायद नहीं देगा। नहीं 12 वाला बना था। अच्छा 12 बना था, बताओ 12 आगे 18 18 27 27। कॉमन रेशियो क्या है इन सबका? 3/2। 3/2। ये 3 पे, ये कितने पे? 6 से काट 3/2 12। ठीक है, ठीक है, एक केस और आ गया अपने पास। कॉमन रेशियो 3/2। सो 3/2 में, अरे ये पहले बन गया होगा शायद ऊपर। ये जो 3 केस लिए थे उसमें तीसरा केस शायद यही होगा, ध्यान से देखो। किसी ने नोट डाउन किए थे कल वाले केस, तो उनमें देखो ये ऊपर सेट रिपीट होने लगे हैं, हाँ भैया तीसरा केस है ये। है ना? तो तीसरा केस यही था, तो शायद ये बन चुका है। उससे आगे सोचो, 14 पे कुछ बनेगा? 13 है 14 पे, 13 डिविजिबल नहीं है तो उसको छोड़ दो।
14 पे भी शायद नहीं बनेगा, 7 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, हाँ 14 पे भी शायद नहीं बनेगा। 15 पे 15 5 और 3 से डिविजिबल है, तो 15 को 5 3 15 डिविजिबल शायद नहीं, 15 से भी नहीं बनेगा। 16 पे देख के देखो अब, भैया 16 16 20 और 16 के 25 बहुत पेयर बन सकते हैं, है ना। 16 पे बन सकता है शायद। कितना बनाया किसी ने? अभी बनाया 16 20 और 25। 20 और अगला सेट 25। हाँ ओके ठीक है, तो 25 आ गया, तो फाइनली तुम्हारे पास एक नंबर आ गया, इससे आगे तुम नहीं जा पाओगे जितना मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे भी एक केस बन जाएगा, ठीक है, ये केस पहले बन चुका है। और आई थिंक इससे आगे नहीं जाएगा, क्योंकि 17 पे सेट बनेगा नहीं। 18 वाले शायद हम ऊपर देख चुके हो, 12 16 तक जा रहे हैं, उससे आगे नहीं जा पाएगा। तो आई थिंक इधर जाके स्टॉप हो जाएगा, इससे आगे नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमें 3 एलिमेंट तो उठाने ही है। तो अगर पहला एलिमेंट 16 है, तो उसके बाद तुम कितना भी मल्टीप्लाई करोगे तो सेट नहीं बन पाएगा प्रॉपर, जो इंटीजर वाला हो। तो यहाँ पे टोटल नंबर कितने हो गए? 7 + 3 10, 10 2 12, 12 3 15, 15 और 1 2 3 4 19, 19 बाय 30C3 टोटल केस थे। 30 में से 3 नंबर चूज करना, तो 30C3 विल बी द टोटल केस। तो आई थिंक जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी होगी वो ये बन जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इनके केस बनाने थे। देखो ये केस आसान थे, लेकिन हाँ कभी कभी इंटर रिलेशन ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता था। तो ऐसा क्वेश्चन अगर जैम में आता है तो छोड़ देना है, क्योंकि इसमें टाइम कंज्यूम होगा। और हमारा गोल यही है कि टाइम बचा के ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम्स को सही करना। ठीक है, सभी को समझ में आया? यस भैया। Okay? सर एक क्वेश्चन है, हाँ हाँ बताओ। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि जीपी फॉर्म करता है, तो ऑर्डर तो कुछ भी चलेगा, जैसे 4 6 9 वाला है तो उसमें 6 4 9 हो या 9 6 4 हो, 9 4 6 हो, ऐसा कुछ भी ऑर्डर नहीं चलेगा? 3 नंबर उठाने थे। अब 3 नंबर तुम कैसे भी रखो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जो रेशियो तुम्हारे पास 2 आ रहा था, 4 आ रहा था, 6 आ रहा था, जो भी आ रहा था, ऐसे 1/2 1/4 वो भी बन जाएंगे। बट बात है तुम कौन कौन से नंबर उठा रहे हो, तो तुम्हारे हाथ में कौन कौन से नंबर है उसके ऊपर बात है। से समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? यस। ये रेशियो तो तुम्हारा अलग अलग है, लेकिन नंबर तो सेम ही है। ऑर्डर चेंज हुई है, ये चूज करना है, अरेंज नहीं करना। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन 2 अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। चूज करना था सिर्फ हमें अरेंज नहीं करना था। दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन यू मेक, ठीक है। तो आज की क्लास में यही था। तो इन दोनों क्लास को रिवाइज करना। अगली क्लास में हम डिस्कशन शायद प्रोबेबिलिटी के अंदर जितनी चीजें चाहिए होती हैं उसको शायद कंप्लीट करेंगे। अगली क्लास को थोड़ा सा लंबा रखेंगे, ओके कंप्लीट करेंगे अगली क्लास में। अगले वीकेंड पे हमारा एक ही गोल है कि जितने टॉपिक बचे हैं उनको कंप्लीट करना, और संडे को गोल रहेगा कि प्रैक्टिस करना। ओके तो संडे की क्लास में हम कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, तो सैटरडे को सब खत्म करेंगे। तो इस क्लास को अटेम्प्ट करना है और इससे पहले सब कुछ रिवाइज करना है, और इस क्लास का टाइम टू टाइम रिवाइज कर लेना है, क्योंकि संडे को हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 2 घंटे में आई सी शायद 10-12 प्रॉब्लम्स तो कर ही लेंगे, ठीक है। तो वही हमारा गोल रहेगा। सो दैट्स ऑल इन टुडे सेशन। थैंक यू।